हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने ये इटावा के डिप्टी कमिश्नर सर आए हुए हैं। आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखते हैं इनकी लाइफ कैसे गुजरी है। तो आप लोग इनसे खुद देख लीजिए, ये इटावा के डिप्टी कमिश्नर हैं। चलिए इनकी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर आप आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, बता सकते हैं आप? हम लोग इलाहाबाद जी प्रयागराज जिले के कोरांव तहसील के कोजरिया एक छोटा सा गांव है खजुरी। जी सर। हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। जी 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 प्रारंभिक शिक्षा हमारी गांव में हुई। जी हम लोग हमारे परिवार वाले मुख्य रूप से खेतीहर मजदूर जी जी थे। थोड़ी बहुत खेती भी घर पे थी और प्राइमरी की कक्षाओं में हम पढ़ने गए तो कक्षा 5 में जी जनवरी तक तो हमारी पढ़ाई ठीक से चली। जी जी और उसके बाद हमें जनवरी के बाद हमारा डिमोशन कर दिया गया। जी जी और जो अध्यापक थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पिछले साल कक्षा 4 में फेल थे जी और अब तुम चलो कक्षा 4 में बैठो। जी जी तो मुझे कक्षा 4 में बैठा दिया गया और शेष सेशन मेरा फिर से कक्षा 4 में बीता। जी जी और कक्षा 4 की परीक्षाएं अप्रैल मई में हुई। जी तो फिर उसके बाद गर्मियों की छुट्टी के बाद जी जुलाई में, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था जी जी और क्लास में जो 4-5 अच्छे लड़के होते हैं उनमें से मैं पहला दूसरा मेरा जी। स्थान आता था। जी। इतना मुझे मालूम था कि मैं उन सभी में अच्छा हूँ पढ़ने में। जी तो हम अगले साल जुलाई में कक्षा 5 में न पढ़ करके दोबारा मैं हमारे बगल में एक छोटी सी मार्केट है 7-8 किलोमीटर दूर घर से, जी कोरांव। जी तो कोरांव में जा कर के हमने गोस्वामी तुलसीदास कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जी हमने कक्षा 6 में डायरेक्ट अपना नाम लिखवा लिया, जी सर। अपनी गृह शिक्षा दिखाते हुए कि हमने गृह शिक्षा ग्रहण किया है। जी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी गृह शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा होती थी, तो वो गृह शिक्षा भी दिखा करके अगर जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई में होते थे तो उनको उनका कक्षा 6 में एडमिशन हो जाता था। तो हमने कक्षा 6 में अपना एडमिशन करवाया और हमारे बड़े भाई साहब थे जी तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। तो मैं कक्षा 6 में पढ़ने गया। जी तो वहाँ कक्षा 6 में पढ़ने गया तो 50-60 लड़के जो भी क्लास में कक्षा 6 में थे। जी तो अब संयोग की बात है कि उन सभी स्टूडेंट्स में जी पढ़ने में मैं सबसे अच्छा निकला। जी अब यही कहावत है ना कि जहाँ कोई पेड़ नहीं वहाँ रेड़ ही वहाँ पेड़। जी तो संयोग से जितने लड़के थे उन सब में मैं सभी विषयों में अव्वल था। जी गणित में, हिंदी में, जी अंग्रेजी की कक्षा 6 से शुरुआत हुई थी जी तो अंग्रेजी भी मेरी ठीक थी। जी संस्कृत भी मुझे जो पढ़ाई जाती थी मुझे अच्छे से आने लगी। जी तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि उसमें मेरी पढ़ाई अच्छे ढंग से न हो। जी और कक्षा 6 का जब इम्तहान हुआ, परीक्षा हुई, छमाही के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें मैं सबसे आगे था, पहली पोजीशन पे था। और कक्षा 6 का जब इम्तहान हुआ, रिजल्ट आया तो कक्षा 6 में मैं फर्स्ट आया। जी तो उसके बाद लगातार कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में मैं सभी कक्षाओं में मेरी पहली पोजीशन हुआ करती थी। और प्रथम श्रेणी में पहली पोजीशन हुआ करती थी। और सन 79 में 79 में जब मेरी हाई स्कूल की परीक्षाएं होने वाली थी तो हमें गणित पढ़ाने वाले गुरुजी, उनका
जीआईसी में सिलेक्शन हो गया था, तो वो हमको छोड़ करके जनवरी के महीने में चले गए पढ़ाने जीआईसी में। जी। तो गणित की कुछ पढ़ाई हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ने खुद ही किया शेष सेशन में। जी। और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा, और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास था कि मैं प्रथम श्रेणी में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वर्ष 1979 में हाई स्कूल की परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी की उत्तीर्ण। 63% अंकों के साथ मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। और संस्कृत विषय में मेरी विशेष योग्यता थी, 81% अंक थे मेरे साथ। अब ये संयोग की बात है कि देखिए, आज भी संस्कृत सब्जेक्ट में अगर आप अल्फाबेटिकल कोई श्लोक मुझसे सुनना चाहें, तो वो उस किसी भी अल्फाबेट पे मैं आपको 10-20 इस तरीके से श्लोक सुना सकता हूँ। तो सर एक श्लोक हम लोगों को सुना दीजिए। मतलब किस तरह के श्लोक आप सुनना चाहते हो, किस अल्फाबेट से? क्या जो सर स्टूडेंट के लाइफ पे हो और मोटिवेशनल भी हो। अच्छा, स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं। ओके। यह पे है। जी सर। ये साम्य विद्या न तपो न दानम, जी। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जी। ते मर्त लोके भूय भार भूता, जी। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जी सर। जी सर। तो ये साम्य विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है। जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या अच्छे से जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, समाज में लोगों का सहयोग नहीं करते हैं, अच्छा जिनका चाल चरित्र नहीं है, और धर्म में जिनकी आस्था नहीं है, जी सर। साहित्य और संगीत मतलब जो कोई ऐसा एस्पेक्ट होना चाहिए कि उसमें उनको वो एक्सपर्ट हों। जी सर। और अगर सभी क्षेत्र में कोई एक्सपर्ट है तो बड़ी अच्छी बात है। जी। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को में एक्सपर्ट नहीं है, साहित्य, संगीत और समाज, इतिहास, इन चीज़ों में जो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो एक इंसान है, जैसे जानवर है, इस धरती पे विचरण कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से विचरण करता हुआ रह रहा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी वास्तव में ज़िंदगी कोई एप्रिसिएबल नहीं होती है। वो लोगों को कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकते। जी सर। जी। तो सर आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था? मैं हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने के बाद मैं कोरांव में ही, इलाहाबाद की एक तहसील है कोरांव, मेजा तहसील हुआ करती थी उस समय। तो उसके बाद माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हुए थे, जी सर, तो उनका विद्यालय था गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव। जी। उसमें मैं गया। जी। और अब देखिए संयोग की बात, देखिए कि वहाँ भी मेरी पहली पोजीशन थी। जी सर। वह एक ऐसा विद्यालय था कि उस विद्यालय में, उस क्षेत्र में जितने विद्यालय हुआ करते थे या हैं, सभी के अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। जी। वो बहुत ही सम्मानित विद्यालय आज भी है, तब भी था। जी। बहुत नेम फेम था उस विद्यालय का। तो वहाँ भी मेरी पहली पोजीशन थी। और वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा 1981 में उत्तीर्ण करने के बाद मैं इलाहाबाद शहर में चला आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने संस्कृत, दर्शन शास्त्र और गणित, इन 3 विषयों के साथ मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई किया। लगभग प्रथम श्रेणी में पॉइंट में मेरे मार्क्स कम थे, नहीं तो मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ होता। और आपकी स्टार्टिंग सक्सेस पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए, सक्सेस की शुरुआत, सफलता की शुरुआत तो मैं शुरू से ही मानता हूँ, शुरुआत में पढ़ाई को ही मानता हूँ। मुझे अब देखिए, जिन गुरुजनों ने मुझको पढ़ाया, जी, विशेष रूप से जब मैं प्राइमरी की पढ़ाई, तो हमारी वो थोड़ा क्लियर नहीं है,
जब मैं जूनियर सेक्शन में आया कोराव में, गोस्वामी तुलसीदास कृष्ण इंटर कॉलेज तो बाद में हुआ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोराव, जी तो वहाँ संस्कृत के गुरुजी, गणित पढ़ाने वाले गुरुजी, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, इतने बेहतरीन दर्जे के हमारे गुरुजी लोग थे, अध्यापक लोग थे कि उन्होंने एक एक चीज़ों को मुझे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ाते थे। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग पढ़ाई को इतना दिल से लेते थे कि अगर आप कोई शब्द बोल दें तो मैं आपको ये बता सकता था कि यह शब्द मैंने अमुक कक्षा के अमुक किताब में ये शब्द प्रमुख पाठ, हाँ, किसी विशेष पाठ में, लेसन में आया हुआ। शिक्षा ग्रहण करते हुए जब मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में हमारे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा इलाहाबाद। अब घर, हम लोग क्योंकि खेतीहर मजदूर थे तो घर से बहुत ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम हुआ करती थी। जी सर। तो हमने किन परिस्थितियों में इलाहाबाद में रह कर के, और मैंने गणित विषय लेकर के ग्रेजुएशन किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित विषय लेकर के ग्रेजुएशन करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मैंने गणित जैसा सब्जेक्ट लिया, इसलिए प्रथम श्रेणी में मुझे थोड़े से मेरे मार्क्स रह गए। अगर मैं गणित विषय न लेकर के मैंने पढ़ाई किया होता तो मैं पोजीशन होल्डर होता। जी सर। जी सर। बीए की पढ़ाई में मैं पोजीशन होल्डर होता। जी सर। और मैं गणित विषय से मैं करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणवश घर की आर्थिक समस्याओं के कारण वो संभव न हो सका और मेरी पढ़ाई ब्रेक हुई। तो मैं कुछ समय तक मैं अपने घर पर ही रहा, थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा, खुद अध्ययन करता रहा। जी। और उसके बाद सन 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी की जगह निकली। उसमें मैंने एग्ज़ाम परीक्षा दिया मैंने। जी। तो उसमें मेरा अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हो गया। जी। बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेरा, हमेशा मेरे पेपर्स अच्छे हुआ करते थे। तो मैं जनवरी 89 में मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी के रूप में अपना योगदान दिया। जी। और पूरे 9 साल मैं अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिनमें से लगभग 6 साल मैं शाखा प्रबंधक के रूप में मैं कार्यरत प्रतापगढ़। जी सर। और कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे ये लगा कि ग्रामीण बैंक की नौकरी से मुझे कुछ दूसरी ओर ध्यान देना चाहिए। तो अब इतनी नौकरी करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन के कई साल बाद, बीए की परीक्षा के कई साल बाद मैंने 1994 में पीसीएस का पहली बार की परीक्षा दिया मैंने, पीसीएस की, यूपी पीसीएस की। जी सर। और उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। और सन 1995 में मैं वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ। जी सर। जी सर। तो अब मैं वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश में इस समय मैं डिप्टी कमिश्नर जी सर के पद पर इटावा में कार्यरत। जी सर। सर आप ये भी थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि बच्चे किस तरह से तैयारी करें तो उन्हें इस तरह की पीसीएस रैंक की सक्सेस हो सकती है। आप बताइए, हमारे स्टूडेंटों को देख रहे हैं। देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। जी सर। आप समझने की कोशिश करिए। जी। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत जी। धर्मार्थो चानुचिंतेत। जी। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत जी। धर्मार्थो चानुचिंतेत कायक क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थ में होते।
जी एक अच्छे छात्र को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। जी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है लगभग 4:30 बजे से पहले का समय, 3:30 4 जी जी 4 बजे मान जी लीजिए। 4 बजे सुबह आप जग जाइए। जी अगर आप बिस्तर छोड़ने की स्थिति में नहीं है तो बिस्तर पर ही आप लेटे हुए, जी संसाधन नहीं है या मान लीजिए बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप जग जाइए और बिस्तर पर ही आप लेटे लेटे ही सोचना शुरू कर दीजिए। जी धर्मार्थ और चानुचिंतयेत, जी धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करिए। जी तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कोई विशेष रिलीजन की बात करिए। जी आपका धर्म है अपनी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको याद करने का, उनको रिमेम्बर करिए। जी तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है शुरू से लेकर अंत तक, हाई स्कूल, इंटर, बीए तैयारी जो कर रहे हैं, जी उसका एक एक चीज़ का चिंतन करिए आप, जी सर कि हमने क्या पढ़ा है, जी क्या चीज़ें हमारी छूट रही हैं, जी सर और हमें कैसे आगे की पढ़ाई के लिए क्या रणनीति तय करनी जी सर है। ये वही एक पीरियड है जी कि जिस समय आप कोई चीज़ सोचते हो जी वो निष्फल नहीं होगी। जी आपको ये भी सोचना है कि आपके शरीर पर कष्ट कौन है, कोई समस्या तो नहीं है, परिवार को कोई समस्या है, शरीर पर कोई कष्ट है, उस समस्या का कारण क्या है, उसको दूर करने का उपाय क्या। आप सारा चिंतन इसी पीरियड में करिए जी और उन समस्याओं को सोचिए। उसके बाद आप 5 बजे के पहले बिस्तर छोड़ करके 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए, ब्रश करिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। जी सर प्रबुद्ध होकर के पढ़ने बैठ जाइए। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8 बजे तक तो आप आराम से जी पढ़ सकते हो। जी इसलिए कि यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जी जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो उस समय आप जग जाइए 4 बजे। 4 बजे तो सब लोग सोते रहते हैं जी ना, सर जी सर आप उस समय जग जाइए। और उस पीरियड में जब तक सब लोग उठते हैं, जागते हैं, शोर शराबा होता है, तब तक आप जो आपको पढ़ाई करनी है उसको आप जी सर पढ़ करके आप एक अच्छा आप कुछ कर सकते हैं। जी सर तो ये पढ़ाई का तरीका है। जी सर वैसे आपको अपने क्लासेज में भी पढ़ना है, दिन में भी पढ़ना है, शाम के समय भी पढ़ना है, लेकिन जो बेहतरीन आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में जो चीज़ परमानेंट हो जाती, परमानेंसी जिसकी हो जाती है, जी वो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। आप उसी समय अपनी समस्याओं को सोचिए और उसी समय का अध्ययन करें। सर हमारे दोस्तों को, सभी को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, दे सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी सर ईमानदारी से, ऑनेस्टी से मतलब ईमानदारी है। ईमानदारी आपको अपने परिवार के प्रति होनी चाहिए, आपने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके प्रति होनी चाहिए, जी अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति होना चाहिए, जी समाज के प्रति आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, जी घर परिवार के प्रति होना चाहिए। आपको अपने घर परिवार में गृहस्थी भी देखना है, जी खेती के समय में आपको अपनी खेती में भी हाथ बटाना जी है। आप सर। ये नहीं कर सकते हो कि हमारी पढ़ाई का समय है, हम अब खेत में फसल बर्बाद हो रही है और मान लो धान की रोपाई करनी है, जी सर। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि ये मेरा काम नहीं है। जी सर जी सर देखिए, आपको अपने धान की रोपाई भी करवानी है, घर में जी। सहयोग करना है, जी सर कटाई भी करानी है। जी सर घर के सभी काम आप ये सोच सकते हो कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत है जी आपको वहाँ सहयोग भी करना है, जी लेकिन आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी सर और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जी आपके माता पिता, जी आपके बड़े भाई, जी आपके गार्जियन जी अगर आपको कोई कार्य विशेष सौंप देते हैं जी कि बेटा ये कार्य आपको करना है, जी तो आपको मैं हमेशा सलाह दूंगा जी कि आप अपनी पढ़ाई से ज़्यादा तवज्जो जी अपने गार्जियन, अपने परिवार वालों, माता और पिता के द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों जी सर। को पालन करने में उसको वरीयता दीजिए। जी। पढ़ाई को आप सेकेंडरी रखिए, उसको आप गौड़ रखिए। जी सर पढ़ाई करना तो आपका धर्म और कर्म है ही जी है, सर। लेकिन घर के कार्यों में आप हीला हवाली और बहानेबाजी मत करिए। जी सर और देखिए, परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हर सदस्यों के विषय में, और विशेष रूप से आप अपना भी ध्यान रखिए। शरीर माध्यम
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर है, तभी आप सब कुछ कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी भी सुरक्षा करनी है, परिवार की भी सुरक्षा करनी है। आपने जो कुछ पढ़ा लिखा है, जो चीज़ आपके नॉलेज में है, उसकी भी सुरक्षा करनी है, उसके विषय में भी सोचना है। आपको समाज के विषय में भी सोचना है, ईमानदारी के साथ रहना है। किसी के साथ आप जो है छल कपट का व्यवहार नहीं करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए। जी सर, आप हमको थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया है जिसमें आपको नौकरी करने को मजबूर कर दिया हो, कोई ऐसे रहस्यमयपूर्ण टाइम? देखिए, हम जब पढ़ रहे थे या घर में थे जी, तो 70 के दशक में, 80 के दशक में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी जी। गांव में किसी भी व्यक्ति के पास 2 सेट कपड़े नहीं हुआ करते थे जी, अच्छे घरों की बात बता रहा हूँ जी, कोई जो तथाकथित, मान लीजिए कोई कहता है कि मैं उस समय का जमींदार हूँ, वो लोग भी थे जी, तो उन परिवारों में भी अगर 3 भाई हैं जी, तो 3 भाइयों के बीच में एक कुर्ता और एक धोती हुआ करती थी। जी, अगर कोई उनमें से एक भाई अगर उस कपड़े को पहन के कहीं चले गए हैं जी, तो दूसरे भाई उनके आने का इंतज़ार करते थे। जी, वो कपड़ा आ जाता था, जब कपड़ा धुल जाता था उसको साफ करके दूसरे भाई को कहीं जाना है तब जाते थे। जी, ये देश की आर्थिक स्थिति थी। हमारा तो कहना ही क्या भाई, हम तो खेतीहर मजदूर के बच्चे थे, जी, हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। जी, हम हम लोग अपने खेत का भी काम करते थे और हमारे घर वाले दूसरे के खेतों में भी जाके कार्य करते थे। जी, और हम क्या पहन रहे हैं, जी, जी, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, किस तरह से कपड़ा हमें इतना याद है कि हम स्वच्छ कपड़े पहनते थे। जी, लेकिन कपड़ा फट गया है, जी, कपड़ा पुराना हो गया है, जी, पूरे कपड़े नहीं हैं। जी, हम इन चीज़ों को हमेशा जी, इग्नोर किया करते थे। जी, हम जानते हैं कि दुनिया आवरण देखती है, सच्चाई नहीं। जी, आवरण देखती है, आपके कपड़े को दुनिया देखती जी, है, लेकिन हमने कपड़ों को हमेशा सेकेंड दिया ना, जी, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, जी, अपने स्वाभिमान को आगे रख कर के हम रहे। हम इन चीज़ों पे कभी गौर नहीं कर सकते थे और ना हम इसमें कोई अपने को कमज़ोर फील करते थे। जी, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे जैसे न जाने कितने परिवार थे जी, और जो इन अभावों से गुजर रहे थे, जी, और जो लोग इन अभावों को दिन भी ले लिया, जी, इन चीज़ों को बहाने में ले लिया कि हम क्या करें, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, जी, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, जी, हमारे पैर में जूते नहीं हैं, जी, तो हमारे पास साइकिल नहीं है। जी, अब आप सोचिए, हम 9 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे पढ़ने के लिए। घर से विद्यालय की दूरी, जब हम कक्षा 6 में गए तो हम कक्षा 12 तक की पढ़ाई लगातार हमने जी, 9 किलोमीटर पैदल गए, 9 किलोमीटर पैदल आए, जी, लेकिन हमने कभी अपने को कमज़ोर महसूस नहीं किया। जी सर, और यह चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की रही। मैं आपको बताऊं, जी, हुआ क्या कि हम जब 4 लड़के रास्ते में जाते थे जी, तो एक दूसरे से वार्तालाप करते जी हुए, सर, एक दूसरे से पढ़ी हुई चीज़ों को हाँ, रिवीजन करते हैं। रिवीजन करते हुए, जी सर, पढ़ी हुई चीज़ों को हम याद करते हुए, आज हमें क्या पढ़ाया जाना है, हमें आज दिन में क्या पढ़ाया गया, हम रास्ते में लौटते थे तो हम उसको याद मेमोरी में रखते हुए जी सर, हम याद करते थे कि आज हमें ये चीज़ पढ़ाई गई। हम जी। रास्ते में पढ़ते हुए चले आते थे। जी, जी, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, हम उसको मानते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ थी। हम अभाव में भी हमने उसका फ़ायदा उठाया। जी सर, उसका फ़ायदा उठाया। हमारे घर में मिट्टी का तेल नहीं हुआ करता था, केरोसिन नहीं हुआ करता था, तो हम रात में नहीं पढ़ पाते थे। जी, तो हम क्या करते थे, हम रास्ते में जब आते थे तो उस चीज़ को हम अपने दिमाग में रख करके सोच करके उसको हम पढ़ते थे। किताब नहीं पढ़े, रास्ते में हम किताब नहीं पढ़ते थे, जी, लेकिन उस चीज़ को हम सोच लेते थे कि हमने क्या चीज़ पढ़ा हुआ। जी सर। अब आपको मैं बताऊं, अब आप बताइए, आपने हाई स्कूल कब किया? जी 2013 में। 2013 में। जी, तो आप बताइए, पाइथागोरस की प्रमेय आप जानते हो? जी सर। ये रेखा गणित की एक प्रमेय है। जी सर। इसमें एक
पाइथागोरस की प्रमेय है। जी जी इसका एक विलोम है इसकी प्रमेय। जी इसमें एक अधिक कोण से रिलेटेड है प्रमेय है, जी एक न्यून कोण से रिलेटेड प्रमेय है, जी और एक ऐसी प्रमेय है जिसको अपोलिनियस प्रमेय का नाम सुना है आपने? नहीं सर। तो एक अपोलिनियस प्रमेय है, न्यून कोण त्रिभुज से संबंधित और अधिक कोण से संबंधित दोनों को जोड़ करके बनती है वो। जी सर। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि अधिक कोण त्रिभुज से रिलेटेड जो जी प्रमेय है रेखा गणित में, अपोलिनियस प्रमेय से पहले आती जी। है, वो क्या है जी आपको बताऊं मैं? जी किसी अधिक कोण त्रिभुज, अब आप सोचिए, जी मैंने 79 में इस चीज को पढ़ा था जी सर। और यह चीज मेरे याददाश्त में आज भी है, जी जी मैं सुना रहा हूँ। जी किसी अधिक कोण त्रिभुज में जी अधिक कोण के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग, जी शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, जी शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों और उनमें से एक भुजा जी और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के दूने के योग के बराबर होता है। यह है उसकी साधारण प्रतिज्ञा जी प्रमेय प्रमेय की। जी इसको अब आप सोचिए कि मुझे याद कैसे है। ये मुझे याद इसलिए है कि हमने राह चलते हुए इसको अपनी मेमोरी में रखा है। रात में मैं जब सो जाता था, सो करके जगता था, जी तो मैं इस प्रमेय को सोचता था कि ये प्रमेय है क्या। जी तो हम अपने दिमाग से ही, मैंने स्काई में ही जी हमने एक डायग्राम बनाया कि ये अधिक कोण त्रिभुज है, जी इसके अधिक कोण वाली भुजा के सामने वाला एक कोण है। इस तरीके से हमने इस चीज को सोचा और उसी में मैं चित्र बना करके उस प्रमेय को मैं वहीं सिद्ध करता था, बिना पेन के, बिना किताब के, जी सर। अंधेरे में लेटे हुए। जी तो ये प्रमेय हमें कभी नहीं भूल सकती। जी सर। इसी तरीके से अपोलोनियस की प्रमेय है, पाइथागोरस की प्रमेय है। जी गणित की न जाने कितनी पढ़ी हुई चीजें जी वो आज भी मेरी याददाश्त में जी उतनी ही ताजा है जितना मैंने तत्कालीन समय में पढ़ा था। जी सर। इसी तरीके से गणित में आप मुझसे कुछ भी सुनना चाहें, अगर मैं अभी बैठूं, क्या समय बज रहा है इस समय, क्या समय हो रहा है? इस समय 4:30 5 बजने वाले। शाम के 5 बजने वाले हैं। जी सर। और अगर आप ये कहो कि साहब मैं रात के 12 बजे तक आपके साथ बैठना चाहता हूँ और संस्कृत के श्लोक सुनना चाहता हूँ, जी सर। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अल्फाबेटिकली जी सर। आपको तब तक संस्कृत के श्लोक सुनाऊंगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे साहब बहुत हो गया, अब मत सुनाइए। ये हमने आपको सुनाने के लिए याद नहीं किया। जी सर। ये वह श्लोक हैं संस्कृत के कि जिनको मैंने पढ़ा था वो भूल ही नहीं रहे, वो मेरी याददाश्त में आज भी। जी सर। और अभी भी जब मुझे कभी मौका मिलता है, जी सर। संस्कृत की आज के समय जो किताबें चल रही है अगर कोई मिल गई तो उसमें जो अच्छी चीज़ मिल जाती है उसको मैं एक बार या 2 बार पढ़ लेता हूँ तो मुझे याद भी हो जाती है। जी सर। इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप देखिए, ये ईमानदारी है, जी सर। ऑनेस्टी ये चीज़ है जी। कि आप किसी चीज़ को पढ़िए जी तो उसको आप दिल से पढ़िए, दिल से सोचिए उसको। जी सर। अगर आप किसी से झूठ बोलते हो, परिवार वालों से झूठ बोलते हो, जैसे आजकल मैं अक्सर सुनता हूँ, टेट का रिजल्ट आया जी। तो मैंने किसी से पूछा बेटा क्या हुआ, सर क्या बताऊं 1 नंबर से रह गया। जी सर। भाई ये क्या है, 1 नंबर वाला हुआ क्या है? जी। मैंने न जाने कितने लड़कों से यही सुना है कि 1 नंबर से रह गया। जी सर। तो हमें मालूम है कि आप 1 नंबर की कहानी जो बताते हो ना वो सही नहीं है। जी सर। आप ये बताइए कि साहब हम जो है 110 नंबर से मेरा ज्यादा नंबर है, जी। 150 में 110 से मेरे ज्यादा नंबर, जी। इस तरीके से हम सुनना चाहते हैं। जी। और ये ईमानदारी है। जी सर। आपने जो पढ़ा है आपको कक्षा 5 की चीजें, कक्षा 3 की चीजें, जूनियर सेक्शन की चीजें, हाई स्कूल की पढ़ी हुई चीजें, इंटर में पढ़ी हुई, ग्रेजुएशन की पढ़ी हुई चीजें, वही चीजें, जी। वही चीज पूछी जाती हैं चाहे हैं। जी सर। ईमानदारी के साथ पढ़िए, जी। जो कुछ पढ़ा हुआ है जी सर। उसको आप अपनी याददाश्त में रखें जी सर। और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जी सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि झूठ मत बोलिए, जी। ईमानदारी, जी। बिल्कुल झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठ बोलोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको कोई चीज़ सिखा नहीं पाएगा। जी सर। आप सच्ची चीज़ बोलिए। आप ये मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे होशियार जरूर है। जी सर। इस बात को मान के चलिए, सामने वाले को बेवकूफ़ मत समझिए। जी सर।
और तो मुझे विश्वास है कि ऐसा मान करके आप जब आप चलोगे, एक एक चीज़ों पे ध्यान रखोगे, तो आप में पढ़ने के लिए, पढ़ाई अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए जी सर, आप उद्यत होंगे, जी आपका परिणाम अच्छा आएगा, जी सर, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी सर। तो थैंक यू दोस्तों, देख रहे हैं आप, इनकी जीवनी से आप लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए। और ये हमारे इटावा के डिप्टी कमिश्नर सर हैं, तो इनकी जीवनी से आप लोगों को बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। इन्होंने कितनी गरीबी से कितना कुछ झेल करके आज ये पद पे आसीन हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। जय हिंद सर, हम आपको सलाम करते हैं। और दोस्तों आप लोग भी इनके जीवनी से सीखते रहिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं।